लास्ट क्लास में हम कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कंप्लीट कर चुके थे। संवैधानिक सभा, उसका प्रोसीजर पढ़ लिया था कि कैसे कैसे उसने काम किया, कैसे कैसे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की जो कमिटीज थी वो तैयार हुई थी। अब हम बात करें सोर्स की। तो एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया है, कई लोग बोलते हैं कि ये उधार का थैला है, मतलब कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट का कंसेप्ट कहीं ना कहीं से लिया गया है। तो एक्चुअल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत सारे कंट्रीज से अलग अलग कंसेप्ट लिए गए हैं, तो उन्हें बोला जाता है सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। हम सोर्स देखें सबसे पहले। सबसे जो मेजर सोर्स है, हमारा इंपॉर्टेंट सोर्स है, वो 1935 का एक्ट है। इंडिया को जब फ्रीडम मिली, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन रेडी हुआ, उससे पहले तक इंडिया किस रूल, किस लॉ के अकॉर्डिंग गवर्न होता था? 1935 के एक्ट के अकॉर्डिंग गवर्न होता था। तो इस एक्ट से हमने इंपॉर्टेंट क्या लिया? फेडरल सिस्टम। अब याद रखिएगा, फेडरल गवर्नमेंट सिस्टम आगे हम पढ़ेंगे। फेडरल सिस्टम क्या है कि हमारे यहाँ जो फेडरल सिस्टम है वो यूनियन टाइप का है। यूनियन की प्रॉपर डेफिनेशन हम आगे देखेंगे। फेडरल सिस्टम का मतलब है कि एक सेंटर है और बहुत सारे स्टेट हैं, बहुत सारे स्टेट हैं, और पावर है जो सेंटर और स्टेट्स के बीच में डिवाइड है। किस शेड्यूल के अकॉर्डिंग डिवाइड है? पीछे पढ़ चुके हैं, सेवंथ शेड्यूल, सातवीं अनुसूची में दिया गया था यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो उनके हिसाब से पावर है जो डिस्ट्रीब्यूट है। तो इस सिस्टम को हम क्या बोलते हैं? फेडरल सिस्टम। अब फेडरल सिस्टम कैसा है हमारे यहाँ का? यूनियन सिस्टम है। इससे हम आगे समझेंगे कि यूनियन सिस्टम में दो तरह से होते हैं सिस्टम। एक सिस्टम है कि स्टेट हैं, उन्होंने सबने मिलकर प्लान किया और प्लान करके एक सेंटर बना दिया, जैसा अमेरिका में था। अमेरिका में जब फ्रीडम मिली तो वहां कोई सेंटर नहीं था, सारे स्टेट्स ने मिलकर प्लान तैयार किया और एक सेंटर डेवलप किया। तो वहां पर ड्यूअल सिस्टम है, सेंटर का अलग पावर है और स्टेट्स की अपनी अलग पावर है। जबकि इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में ऑलरेडी सेंटर था, और ये सेंटर है जो स्टेट डेवलप कर सकता है, स्टेट को डिसॉल्व कर सकता है, या किसी स्टेट का छोटा पार्ट दूसरे में मर्ज कर सकता है, या एक को डबल में बदल सकता है। यानी सेंटर के पास स्टेट से रिलेटेड सारी पावर है। तो मतलब ऐसा नहीं है कि यहाँ कॉन्ट्रैक्ट का रिजल्ट है, कोई समझौता नहीं है स्टेट के बीच कि हम सेंटर बनाएंगे। यहाँ सेंटर ऑलरेडी था। तो हमारा कंसेप्ट थोड़ा अलग है अमेरिका से। तो वो हम जब पार्ट 1 पढ़ेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो वहां डिटेल से हम समझेंगे। तो फेडरल सिस्टम किस एक्ट से लिया गया है? 1935 के एक्ट से। सेकंड, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, यानी राज्यपाल का कार्यालय। तो राज्यपाल रहेगा स्टेट में। ये कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है? 1935 के एक्ट से। देन पब्लिक सर्विस कमीशन। पब्लिक सर्विस कमीशन, जैसे सेंटर में हम बात करें तो यूपीएससी, स्टेट में बात करें तो स्टेट की पीसीएस, जैसे आरपीएससी, हरियाणा के लिए पीसीएस। तो इस तरह करके जो वो है, मतलब जो रिक्रूटमेंट है ऑफिसर्स की, वो पब्लिक सर्विस कमीशन से होगी। ये कंसेप्ट भी हमने किसने लिया है? 1935 के एक्ट से लिया है। जुडिशरी, जुडिशरी यानी न्यायपालिका रहेगी, लेकिन ये जो जुडिशरी है वो इंडिपेंडेंट रहेगी। वो हम आगे पढ़ेंगे कि हमने वो कहां से लिया है। वो बेसिकली अमेरिका से लिया गया है। तो ये चार पॉइंट हमने कहां से लिए हैं? 1935 के एक्ट से। बहुत लंबी लिस्ट है, बस हम इंपॉर्टेंट जो एग्जाम में पूछे जाते हैं वो यहां पढ़ेंगे। देन देखें अमेरिका, यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। यूएसए से हमने क्या क्या लिया है वो देखें। फंडामेंटल राइट्स, यानी मौलिक अधिकार। आगे हम पढ़ेंगे फंडामेंटल राइट्स। तो मौलिक अधिकार का हमने कंसेप्ट कहां से लिया है? यूएसए से, अमेरिका से। नेक्स्ट, प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस। तो हमारे यहां एग्जीक्यूटिव है। एग्जीक्यूटिव का मतलब है कार्यपालिका। इससे पहले हम कुछ वर्ड के मीनिंग समझें।
एक वर्ड है एग्जीक्यूटिव, सेकंड वर्ड है लेजिस्लेचर, एक वर्ड है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका, लेजिस्लेचर यानी विधायिका, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। इसी तरह आता है कैबिनेट, मंत्रिमंडल। इनमें क्या बेसिक डिफरेंस है वो हम समझें। यहां देखें, हमारे यहां पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट में दो हाउस हैं, एक हाउस राज्यसभा और एक हाउस लोकसभा। राज्यसभा के मेंबर्स भी क्या बोलते हैं इनको भी? एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। राज्यसभा में भी एमपी होते हैं और लोकसभा में भी एमपी होते हैं। ये सारे एमपी यानी कि टोटल पार्लियामेंट, इसे हम बोलते हैं लेजिस्लेचर यानी विधायिका। अब इन एमपी में कुछ एमपी ऐसे होते हैं जो मिनिस्टर बन जाते हैं। क्या बन जाते हैं? मिनिस्टर यानी मंत्री बन जाते हैं। इन मंत्री का हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर होता है। इन्हें हम बोलते हैं एग्जीक्यूटिव यानी कार्यपालिका। डिफरेंस समझें अब हम इसका। लेजिस्लेचर लॉ तैयार करेगी, कानून बनाएगी विधायिका, यानी कि कानून गवर्नमेंट बनाती है क्या? नहीं, कानून की जो परमिशन है वो देती है पार्लियामेंट, पार्लियामेंट देती है। अब लॉ इंट्रोड्यूस करेगी, जो बिल लेकर आएगी वो गवर्नमेंट लेकर आएगी, बिल गवर्नमेंट लेकर आएगी, लेकिन किसकी परमिशन से वो लॉ बनेगा? पार्लियामेंट की। देन पार्लियामेंट के बाद वो किसके पास जाता है? प्रेसिडेंट के पास, राष्ट्रपति के पास जाएगा। यानी कि पार्लियामेंट जब अप्रूव करेगी तभी कोई लॉ बन सकता है, गवर्नमेंट खुद मर्जी से लॉ नहीं बना सकती है। तो इसलिए इसको बोलते हैं विधायिका, लेजिस्लेचर। अब इस लेजिस्लेचर का एक छोटा पार्ट है एग्जीक्यूटिव, जो उस लॉ को एग्जीक्यूट करेगी, उस बने हुए कानून को कार्यरत करेगी, उस पर कार्य करेगी। तो कार्य कौन करती है? लॉ को इंप्लीमेंट कौन करता है? गवर्नमेंट लॉ करती है। तो इसी पीएम प्लस मिनिस्टर्स को हम एग्जीक्यूटिव बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं गवर्नमेंट। आपने सुना होगा ना, गवर्नमेंट ने ये डिसीजन ले लिया, गवर्नमेंट ने डिसीजन। तो गवर्नमेंट का मीनिंग क्या है? प्राइम मिनिस्टर इंक्लूडिंग मिनिस्टर्स, ये क्या बोलते हैं उसी को? गवर्नमेंट यानी सरकार। उसी को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव, और इसी को हम बोलते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स यानी मंत्री परिषद। यहां तक चीज क्लियर हुई? प्राइम मिनिस्टर प्लस मिनिस्टर्स, इन्हीं को हम बोलेंगे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद, इसी को हम बोलेंगे गवर्नमेंट, इसी को हम बोलेंगे एग्जीक्यूटिव। क्लियर है? और लेजिस्लेचर किसे बोलेंगे? कंप्लीट पार्लियामेंट को, कंप्लीट पार्लियामेंट को। लेकिन पार्लियामेंट का एक छोटा पार्ट क्या है? एग्जीक्यूटिव। अब जैसे पार्लियामेंट का एक छोटा पार्ट एग्जीक्यूटिव है, ऐसे ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी पार्ट है, वो हम समझते हैं। सबसे ऊपर है पीएम, और पीएम के नीचे रहते हैं मिनिस्टर्स। और मिनिस्टर्स थ्री टाइप के होते हैं। फर्स्ट होता है कैबिनेट मिनिस्टर, देन होता है स्टेट मिनिस्टर। और इन स्टेट मिनिस्टर भी टू टाइप के होते हैं,
एक स्टेट मिनिस्टर अगर कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में है तो उसे सिर्फ स्टेट मिनिस्टर बोलेंगे, अगर अंडर में नहीं है तो उसे बोलेंगे फ्री चार्ज। इसका मीनिंग समझिए। मिनिस्टर होते हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, कुछ मिनिस्ट्री ऐसी हैं इंपॉर्टेंट है, जैसे होम मिनिस्ट्री, जैसे डिफेंस मिनिस्ट्री, जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री। अब इसमें एक मिनिस्टर कौन होगा? कैबिनेट मिनिस्टर होगा, कैबिनेट मंत्री होगा। अब कैबिनेट मंत्री को हेल्प करने के लिए और मिनिस्टर चाहिए, तो जो और मिनिस्टर उसके पास होंगे उन्हें हम बोलेंगे स्टेट मिनिस्टर। तो सपोज कीजिए कोई होम मिनिस्टर है, तो उसे हम क्या बोलेंगे? होम मिनिस्टर, दैट इज कैबिनेट मिनिस्टर। इफ इट्स सबऑर्डिनेट इज कॉल्ड स्टेट मिनिस्टर, होम स्टेट मिनिस्टर, फला फला सो एंड सो। समझ में आया? लेकिन कुछ मिनिस्ट्री ऐसी हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है और उनमें कैबिनेट मिनिस्टर की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ स्टेट मिनिस्टर से काम चल जाएगा। तो अब उस स्टेट मिनिस्टर के ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है, तो उस स्टेट मिनिस्टर को बोलते हैं फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर। मतलब ही इज इंडिपेंडेंट टू टेक एनी डिसीजन विदाउट एनी कैबिनेट मिनिस्टर, मतलब उसके ऊपर कोई कैबिनेट मिनिस्टर नहीं है। तो समझ में आया मिनिस्टर्स? अब देखिए, पीएम और कैबिनेट मिनिस्टर, यानी मिनिस्टर्स का कौन सा पार्ट जो सिर्फ कैबिनेट है, इसको हम बोलते हैं कैबिनेट, यानी मंत्रिमंडल। क्या बोलते हैं? मंडल। लेकिन सभी टाइप के मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को मिलकर के बात करें तो हम उसे क्या बोलते हैं? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मंत्री परिषद। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्री परिषद एक बड़ा स्ट्रक्चर है, उसी का एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, उसे हम बोलते हैं कैबिनेट या मंत्री मंडल। ये डिफरेंस समझ में आया या नहीं आया? सबसे पहले पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के सभी मेंबर, दोनों हाउस मिलकर क्या बनेगा? लेजिस्लेचर, विधायिका। वो विधायिका है, मतलब वो लॉ की परमिशन देगी, लॉ बनाएगी। उस लॉ को एग्जीक्यूट या उसे लागू करने का काम कौन करेगा? एग्जीक्यूटिव, कार्यपालिका। इसी कार्यपालिका, इसी एग्जीक्यूटिव को हम क्या बोलेंगे? गवर्नमेंट या सरकार। इसी को बोलेंगे हम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, यानी मंत्री परिषद। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी मंत्री परिषद के इंपॉर्टेंट मिनिस्टर, सिर्फ कैबिनेट, कैबिनेट मिनिस्टर और प्राइम मिनिस्टर को अगर हम ले लें तो हम उसे क्या बोलेंगे? कैबिनेट या मंत्री मंडल। तो आप न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में कई बार सुनेंगे कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, कि कैबिनेट ने आज ये डिसीजन लिया, है ना, सो एंड सो डिसीजन इज टेकन बाय द कैबिनेट। तो कैबिनेट का मतलब है कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, सारे मिनिस्टर्स नहीं। ये चीज क्लियर हुई? अब वापस आते हैं। प्रेसिडेंट टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव। अब हम एग्जीक्यूटिव में किसकी बात कर रहे हैं? गवर्नमेंट की। तो गवर्नमेंट का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। क्लियर हुआ? तो एग्जीक्यूटिव का हेड कौन होगा? प्रेसिडेंट। ये कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? यूएसए से। यहां क्लियर हुआ एग्जीक्यूटिव वर्ड का मीनिंग? देन नेक्स्ट पॉइंट, सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज इन इंडिया, प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म फोर्सेज। ही कैन अनाउंस ऑफ बैटल एंड ही कैन अनाउंस ऑफ पीस। वो युद्ध की घोषणा कर सकता है और युद्ध समाप्ति यानी शांति की घोषणा भी कर सकता है। तो कौन करेगा? राष्ट्रपति, प्रेसिडेंट करेगा। ठीक है? तो मतलब ये क्वेश्चन बहुत बहुत कॉमन है, बहुत पूछा जाता है कि आर्म फोर्सेस मतलब तीनों फोर्स हैं, उनका टॉप कमांडर कौन है? टॉप कमांडर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। नेक्स्ट, पोस्ट ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। तो वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट भी हमने कहां से ली है? यूएसए से। तो यूएसए में देखा होगा कि वाइस प्रेसिडेंट है, अभी डोनाल्ड ट्रंप जब बने उसके बाद में वाइस प्रेसिडेंट भी बने हैं वहां पर। देन जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू क्या चीज है वो सिस्टम समझते हैं। देखिए, हमारे इंडिया में अभी अभी हमने जस्ट क्या चीज पढ़ा? हमने एक चीज पढ़ी कि हमारे यहाँ क्या है?
एक तरफ गवर्नमेंट है और एक तरफ है जुडिशरी। एक तरफ सरकार है और दूसरी तरफ है न्यायपालिका। और न्यायपालिका इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट है मतलब ये डिपेंड नहीं है गवर्नमेंट पर। गवर्नमेंट पर डिपेंड नहीं है। क्यों नहीं है, और अगर कर देते तो क्या लॉस होता है, वो समझते हैं। गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया, यानी गवर्नमेंट की बात करें हम, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर की बात करें, लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया, यानी विधायिका ने कोई कानून बनाया, उसे एग्जीक्यूट कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। मान लीजिए कि उस गवर्नमेंट में, उस लॉ में कोई ऐसा पार्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो अब उस पर कंट्रोल कौन करे? अब उस पर कंट्रोल कौन करे? पब्लिक का फेवर कौन ले? यानी ये जो गवर्नमेंट है, इसकी पावर को एब्सोल्यूट बनाने से कौन उसे रोके? वो है जुडिशरी। तो जुडिशरी को आर्टिकल 13 हम आगे पढ़ेंगे। आर्टिकल 13 में पावर दी गई है कि वो इसे रिव्यू करे, लॉ को, इस बनाए हुए कानून की जांच करे, रिव्यू करे। और सपोज हम आर्टिकल 13 में डिटेल से पढ़ेंगे। सपोज लॉ इतना वास्ट है और लॉ का इतना पार्ट हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, तो जुडिशरी रिव्यू करेगी और रिव्यू करने के बाद जितना पार्ट उसका कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है, उसे नल एंड वॉइड यानी इलीगल डिक्लेयर कर देगी, उसे अवैधानिक या उसे अमान्य घोषित कर देगी। तो इतना पार्ट तो इंप्लीमेंट हो सकता है, लेकिन ये पार्ट इलीगल डिक्लेयर हो जाएगा। तो मतलब गवर्नमेंट या लेजिस्लेचर एब्सोल्यूट ना हो जाए, डिक्टेटर ना हो जाए, उसे कंट्रोल करने के लिए क्या है जुडिशरी के पास? रिव्यू करने की कैपेसिटी है। ठीक है, आगे हम पढ़ेंगे कि ये रिव्यू करने की कैपेसिटी सुप्रीम कोर्ट को भी है, हाई कोर्ट को भी है, कौन कौन से इश्यू में है वो हम आगे जुडिशरी में पढ़ेंगे। तो यहां चीजें क्लियर हुई। जुडिशियल रिव्यू मतलब जुडिशरी कैन रिव्यू एनी लॉ मेड बाय द लेजिस्लेचर, एनी ऑर्डर इश्यूड बाय द एग्जीक्यूटिव। एक पॉसिबिलिटी है कि कोई कानून बना हो, लेजिस्लेचर ने कोई कानून बनाया हो। दूसरी पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट ने उस लॉ के अकॉर्डिंग कोई ऑर्डर इश्यू कर दिया हो, कोई ऑर्डर इश्यू कर दिया हो। जैसे सपोज कीजिए एक ऑर्डर इश्यू कर दिया कि आफ्टर 10 PM यू कैन नॉट वॉक आउटसाइड फ्रॉम योर होम। 10 बजे बाद घर के बाहर आप घूम नहीं सकते, लेकिन अब कोई रीजन नहीं है ऐसा, तो आप के मतलब फ्री टू वॉक, राइट टू वॉक फ्रीली, मतलब फ्री घूमने का आपका जो अधिकार है उसको सॉर्ट कर दिया है। तो अब आप कोर्ट जा सकते हैं या कोर्ट उसका रिव्यू कर सकता है। लेकिन अगर उसके साथ रीजन दिया है कि कोविड जैसी कोई प्रॉब्लम है तो इस वजह से आप बाहर नहीं जा सकते, तो अब वो लीगल है। तो मतलब जुडिशरी डिसाइड करेगी क्या सर्कमस्टांसेस उसके अकॉर्डिंग है या उसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो जुडिशियल रिव्यू समझ में आया। सुपरमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन मतलब सुप्रीम है हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन। नथिंग कैन बी डन बियॉन्ड द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान के खिलाफ या संविधान से बाहर कुछ भी नहीं किया जा सकता। मतलब प्रेसिडेंट भी काम करेंगे तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करेंगे, गवर्नमेंट भी काम करेगी तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंडर में काम करेगी। तो मतलब हमारे यहां सुप्रीम क्या है? ना प्रेसिडेंट है, ना प्राइम मिनिस्टर है, ना जुडिशरी है, सबसे सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सबसे ऊपर है। यह कंसेप्ट भी कहां से लिया गया है? यूएसए से लिया गया। नेक्स्ट देखें, इंडिपेंडेंसी ऑफ जुडिशरी या इंडिपेंडेंट जुडिशरी। तो जुडिशरी हमारे यहां कैसी है? इंडिपेंडेंट है। मतलब ये किसके अंडर में नहीं है? लेजिस्लेचर या गवर्नमेंट के अंडर में नहीं है। क्यों नहीं है? अगर होती तो रिव्यू नहीं कर सकती थी, तो रिव्यू नहीं कर सकती थी। देन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इंपीचमेंट। प्रेसिडेंट कैसा होगा? इलेक्टेड होगा, उसका इलेक्शन होगा। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे कि ये इलेक्शन कैसा रहेगा, डायरेक्ट नहीं, इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। इंपीचमेंट का मतलब है महाभियोग।
अ प्रोसीजर टू रिमूव अ पर्सन फ्रॉम द पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट, एक प्रक्रिया जिससे किसी व्यक्ति को राष्ट्रपति के पद से हटाया जा सके। मतलब अगर प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के बियॉन्ड कोई काम करें तो प्रेसिडेंट को कैसे हटाया जाए, उसका एक प्रोसीजर है। उसे प्रोसीजर को क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट। और वो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है वो भी कहां से लिया गया है? यूएसए से। क्लियर है? तो मतलब प्रेसिडेंट इलेक्टेड होंगे और अगर वो वायलेशन करते हैं, वायलेट करते हैं किसको? कॉन्स्टिट्यूशन को, तो उनको हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है एक प्रोसीजर से। उस प्रोसीजर को क्या बोलेंगे? इम्पीचमेंट, महाभियोग। ठीक है। मेथड रिमूवल ऑफ जजेस, सुप्रीम कोर्ट और एंड हाई कोर्ट। देखिए जैसे हम इम्पीचमेंट वर्ड हमने पढ़ा है उसका हम प्रोसीजर आगे देखेंगे, ठीक वैसा ही लगभग प्रोसीजर रहता है हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाने के लिए, और उसके लिए भी हम इम्पीचमेंट वर्ड यूज करते हैं। तो चाहे प्रेसिडेंट को पोस्ट से हटाना है, चाहे जजेस को हटाना है, तो लगभग सेम सी प्रोसीजर है जिसको क्या बोलते हैं हम? इम्पीचमेंट। तो वो कहां से लिया गया है? यूएसए से। नेक्स्ट, फाइनेंशियल इमरजेंसी एज पर आर्टिकल 360 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। आर्टिकल 360 एलोबरेट्स अबाउट फाइनेंशियल इमरजेंसी। मतलब इंडिया में कोई ऐसी कंडीशन पैदा हो जाए, ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाएं कि हमारी जो फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाए, वित्त की जो स्थिरता है वो गड़बड़ा जाए, तो इंडिया में फाइनेंशियल इमरजेंसी लगाई जा सकती है। जब हम प्रेसिडेंट पढ़ेंगे तो हम पढ़ेंगे 3 टाइप की इमरजेंसी होती है, और प्रेसिडेंट उनको कैसे कैसे डिक्लेयर कर सकते हैं, कैसे कैसे उनकी घोषणा कर सकते हैं, वो हम आगे पढ़ेंगे। तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी कहां से ली गई है? अमेरिका से। अब हमने अमेरिका से क्या क्या ले लिया है वो देखें। फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। सेकंड, प्रोविजन ऑफ द प्रेसिडेंट टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, मतलब एग्जीक्यूटिव कार्यपालिका यानी सरकार का हेड कौन रहेगा? राष्ट्रपति। यानी पूरी एग्जीक्यूटिव है जो इनके नाम से ही काम करेगी, है ना। नेक्स्ट, सुप्रीम कमांडर डिफेंस के कौन रहेंगे? प्रेसिडेंट ही रहेंगे। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट कहां से ली है? अमेरिका से ही। जुडिशियरी रिव्यू वो भी अमेरिका से ही। जब जुडिशियल रिव्यू है तो इंडिपेंडेंट जुडिशरी भी है, वो भी अमेरिका से ही होगा। देन सुप्रीमेसी, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कॉन्स्टिट्यूशन सबसे ऊपर है। देन प्रेसिडेंट का इलेक्शन और इंपीचमेंट। अब वो इंपीचमेंट चाहे प्रेसिडेंट के लिए हो, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस के लिए हो। इसी तरह से फाइनेंशियल इमरजेंसी वो भी कहां से लिया है? यूएसए। नेक्स्ट देखें, ब्रिटेन। अब यहां एक चीज का लॉजिक करी रखिएगा, दोनों चीजों में डिफरेंस होगा। ब्रिटेन है उसमें सुप्रीम है पार्लियामेंट। ब्रिटेन में सुप्रीम क्या है? पार्लियामेंट। और यूएसए में सुप्रीम है कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है। अब हम जो जो भी पार्लियामेंट के सिस्टम लेंगे वो ज्यादातर ब्रिटेन से लेंगे। ज्यादातर कहां से लेंगे? ब्रिटेन से लेंगे। नेक्स्ट, यूएसए में ड्यूअल सिटीजनशिप है। यूएसए में एक पर्सन यूएसए का भी सिटीजन है और वहां के स्टेट का भी सिटीजन है। जैसे कैलिफोर्निया का कोई कैंडिडेट है तो वो कैलिफोर्नियन भी है और वो अमेरिकन भी है। लेकिन इंडिया में ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं है। कैसी है? सिंगल, इकहरी नागरिकता है। तो अब ऐसा कंसेप्ट हम लेंगे ब्रिटेन से। तो मतलब हमारे यहाँ जो सिस्टम ब्रिटेन से मैच करेगा वो ब्रिटेन से लेंगे, और जो यूएसए से मैच करेगा वो हम यूएसए से ले रहे हैं। तो देखिए, पार्लियामेंट्री पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, यानी गवर्नमेंट किस तरह से काम करेगी? पार्लियामेंट के सिस्टम से। तो क्लियर हुआ, पार्लियामेंट सुपरमेसी कहां पर है? ब्रिटेन में। तो वो पार्ट हमने कहां से लिया है? ब्रिटेन से ले लिया। नेक्स्ट, सिंगल सिटीजनशिप, क्योंकि पता है हमें ड्यूअल सिटीजन कहां शिप कहां पर है? यूएसए में, और हमारे यहां नहीं है, तो हमने कहां से लिया होगा? ये ब्रिटेन से लिया है। रूल ऑफ लॉ, जब हम आर्टिकल 14 पढ़ेंगे तब हम इसे पढ़ेंगे डिटेल के साथ। रूल ऑफ लॉ का मतलब है सब कुछ लॉ के अकॉर्डिंग होगा, बिना लॉ के कुछ भी नहीं होगा। बिना लॉ के कुछ भी नहीं होगा। मतलब सपोज कीजिए कि किसी की प्रॉपर्टी है और रोड बनना है, रोड बनना है, तो ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट ने एक झटके में बुलडोजर चलाया और साइड कर दिया। एक प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा गवर्नमेंट को भी।
कि उसे नोटिस दे, नोटिस देने के बाद में उसके साथ बार्गेन करे कि आपको इसका लिए इतना कंपनसेशन, इतना भुगतान हम करेंगे, और उसके बाद वो एग्री हो जाए, फिर उसकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर ले, सरकार कब्जा कर ले। ऐसा नहीं है कि तुरंत कब्जा कर लिया जाएगा। तो मतलब रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन यानी कानून का शासन हमारे देश में रहेगा। ऐसा नहीं है कि गुंडा राज हो। ठीक है। नेक्स्ट, लॉ मेकिंग प्रोसेस, कानून बनाने की प्रक्रिया। तो कानून बनाने की प्रक्रिया, प्रोसीजर हमारे यहां कौन सा है? बिल इंट्रोड्यूस किया जाएगा, दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा उसे पास करेंगे। पास करने के बाद वो जाएगा किसके पास में? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट उसे साइन करेंगे। अब वो बिल कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? एक्ट में। अब वो एक्ट है जिसके लिए नोटिफिकेशन इश्यू करते हैं प्रेसिडेंट, और उसे इंप्लीमेंट कर दिया जाता है। देखिए याद रखिएगा, लॉ मेकिंग और लॉ इंप्लीमेंटेशन दोनों में डिफरेंस है। सपोज कीजिए कोई लॉ आज की डेट में बना, यानी एक्ट बन गया, और एक्ट पर साइन कर दिए गए हैं प्रेसिडेंट ने। प्रेसिडेंट ने साइन कर दिए, राष्ट्रपति ने हस्ताक्षर कर दिए, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि वो लॉ इंप्लीमेंट हो गया, वो कानून लागू हो गया, ये नहीं है। इसका मतलब है लॉ बन गया है, लॉ बन गया है। अब प्रेसिडेंट गजट नोटिफिकेशन इश्यू करेंगे उसके इंप्लीमेंटेशन के लिए, उसमें मेंशन करेंगे कि इस डेट से ये इंप्लीमेंट माना जाए तो ही इंप्लीमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि किसी भी डेट से इंप्लीमेंट मान लिया जाएगा, साइन कर दिए प्रेसिडेंट ने और इंप्लीमेंट हो गया। समझ में आया? लॉ मेकिंग और लॉ इंप्लीमेंटेशन दोनों डिफरेंट पार्ट है। क्लियर है? आगे देखें, पार्लियामेंट सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, ये हम आगे पढ़ेंगे आर्टिकल में। मिनिस्टर्स हैं जो कलेक्टिवली, संयुक्त रूप से लोकसभा के लिए रेस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो हमारे यहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, लेकिन कैसा है कि उसमें मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है। यानी अगर एक मिनिस्टर ने कुछ गलत किया और उसके अगेंस्ट नॉन कॉन्फिडेंस मोशन आया, यानी जैसे प्रेसिडेंट को पद से हटाना है, पोस्ट से हटाना है, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? इंपीचमेंट हमने पढ़ा है अभी, इंपीचमेंट होता है। सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज के लिए भी इंपीचमेंट है। तो इसी तरह अगर मिनिस्टर्स को हटाना पड़े, प्रधानमंत्री को हटाना पड़े, तो उसके लिए क्या प्रोसीजर है? उसे बोलते हैं नॉन कॉन्फिडेंस मोशन। नॉन कॉन्फिडेंस मोशन, अविश्वास प्रस्ताव। इसका मतलब है कि गवर्नमेंट है जिसके पास मेजोरिटी नहीं रही, बहुमत नहीं रहा, और अगर ये क्लियर हो गया कि उस गवर्नमेंट के पास मेजोरिटी नहीं है तो गवर्नमेंट रहेगी नहीं, तो मतलब उस मिनिस्ट्री को रेस्पॉन्सिबल बनाया गया है। क्योंकि अगर एक मिनिस्टर कोई गलत करेगा और नॉन कॉन्फिडेंस मोशन एक मिनिस्टर के अगेंस्ट आया, तो पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को रिजाइन करना पड़ेगा। यानी एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे। ठीक है? एक डूबेगा तो सभी डूबेंगे, इसलिए वो एक टीम की तरह काम करते हैं, एक टीम की तरह काम करते हैं। तो ये प्रोसीजर हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ब्रिटेन से लिया है, साथ के साथ उसका मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो भी ब्रिटेन से लिया है। नेक्स्ट, पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, यानी संसदीय विशेषाधिकार। जब पार्लियामेंट के मेंबर, एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, उनके पास कुछ स्पेशल राइट नहीं होंगे तो वो अपना काम नहीं कर पाएंगे, वो अपना काम नहीं कर पाएंगे। तो वो अपना काम, अपनी ड्यूटीज फुलफिल कर सकें, उनके लिए कुछ प्रिविलेजेस दी गई हैं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, कुछ उनके अधिकार दिए गए हैं। वो हम आगे चलकर पढ़ेंगे आर्टिकल 105 में। ठीक है? तो वो भी हमने कहां से लिए हैं? ब्रिटेन से लिए गए हैं। लिखे, सोर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के स्रोत। इन आर कॉन्स्टिट्यूशन, in our constitution we have adopted different concepts from the different constitutions oblique countries। हमारे संविधान में हम विभिन्न मापदंड या विचारधारा,
विभिन्न देशों या संविधानों से लिया है या स्वीकार किया है। फर्स्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935। फर्स्ट पॉइंट, इसका एक एक पॉइंट हमें लिखना है। फेडरल सिस्टम, हिंदी में लिखिए संघीय व्यवस्था। संघ, संघ की तरह संघीय, संघीय व्यवस्था। सेकंड, ऑफिस ऑफ द गवर्नर, राज्यपाल का कार्यालय। देन पब्लिक सर्विस कमीशन, पब्लिक सर्विस कमीशन यानी लोक सेवा आयोग। पब्लिक सर्विस कमीशन क्या काम करते हैं? रिक्रूटमेंट, रिक्रूटमेंट किसके लिए? ऑफिसर्स की, सिस्टम को चलाने के लिए, रन करने के लिए। देन जुडिशरी, न्यायपालिका। एक्चुअल में ये बहुत लंबी लिस्ट है, तो हम यहां शॉर्ट में जो इंपॉर्टेंट है वो ही ले रहे हैं। देन सेकंड, यूएसए, अमेरिका। अमेरिका से फर्स्ट पॉइंट, फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत कॉमन है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। देन सेकंड, प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट टू बी हेड ऑफ द एग्जीक्यूटिव, राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रमुख होंगे। एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, तथा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे, तथा तीनों सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति होंगे। देन पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद, पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति का पद। देन जुडिशियल रिव्यू, जुडिशियल रिव्यू को हिंदी में इस तरह से लिखिएगा, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायिक पुनरावलोकन। देन सुपरमेशी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की सर्वोच्चता। नेक्स्ट, इंडिपेंडेंट जुडिशरी, स्वतंत्र न्यायपालिका। देन इलेक्टेड प्रेसिडेंट एंड हिज इम्पीचमेंट, निर्वाचित राष्ट्रपति तथा उनके विरुद्ध महाभियोग। अब ब्रैकेट में इम्पीचमेंट को मेंशन कर लीजिए, लिख लीजिए इसका मीनिंग। इम्पीचमेंट इज अ प्रोसीजर, इम्पीचमेंट इज अ प्रोसीजर टू रिमूव द प्रेसिडेंट फ्रॉम हिज पोस्ट। महाभियोग एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा राष्ट्रपति को
पद से हटाया जाता है। यहां तक क्लियर हुआ इम्पीचमेंट। देन मेथड of removal of judges of Supreme Court and High Court। सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया। सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय के जजों को पद से हटाने की प्रक्रिया, उसे भी हम क्या बोलते हैं? इम्पीचमेंट ही बोलते हैं उसे भी। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 360 यानी अनुच्छेद 360। फाइनेंशियल इमरजेंसी, वित्तीय आपातकाल, आर्टिकल 360 अनुच्छेद 360। लिख लिया बेटा? वित्तीय आपातकाल, वित्तीय आपातकाल, ब्रैकेट अनुच्छेद 360। नेक्स्ट ब्रिटेन। नेक्स्ट ब्रिटेन। फर्स्ट पॉइंट, पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट यानी सरकार का संसदीय स्वरूप। सरकार का संसदीय स्वरूप। अब देखिए, इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल बोलते हैं। इसको वेस्टमिंस्टर मॉडल, इसका मतलब क्या है? ब्रिटेन की जो पार्लियामेंट है वो वेस्टमिंस्टर नाम की जगह पर है। तो वही कंसेप्ट हमने यहां लिया है, तो इसलिए क्या बोलते हैं इसको? वेस्टमिंस्टर मॉडल। ब्रैकेट में मेंशन कर लें, हमने पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट लिया है, लेकिन कैसा है वो? वेस्टमिंस्टर मॉडल। तो ब्रैकेट में लिखें वेस्टमिंस्टर मॉडल। सेकंड, सिंगल सिटीजनशिप, एकल नागरिकता। एकल नागरिकता, और ऑब्लिक करके इकहरी भी लिख लीजिएगा। कई बार हिंदी में एकल की जगह इकहरी वर्ड मिलता है। इकहरी, इकहरी करके वर्ड बोलता है जिसे। देन रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन, विधि ऑब्लिक कानून। तो हिंदी में विधि और कानून का मतलब एक ही है, विधि का शासन या कानून का शासन। सेकंड, लॉ मेकिंग प्रोसीजर, कानून निर्माण की प्रक्रिया। डेफिनेटली जब हमारे यहाँ पार्लियामेंट सिस्टम है और लॉ बनाने कौन किसका काम है? पार्लियामेंट का काम है। तो इसका मतलब प्रोसीजर भी ब्रिटेन से ही लिया है हमने। देन पार्लियामेंट्री सिस्टम विद मिनिस्ट्रियल रेस्पॉन्सिबिलिटी, मंत्रिमंडलीय या मंत्री परिषद की जवाबदेहिता। देन पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस, संसदीय विशेषाधिकार। हिंदी में लिखिए संसदीय विशेषाधिकार। ये किस लिए रिक्वायर्ड है? टू परफॉर्म द ड्यूटीज, यानी अपने काम कर पाने के लिए, कैपेबल बनाने के लिए। देन स्टार्ट करते हैं, अभी लिखिए मत, आप समझ लेते हैं। आयरलैंड। सबसे इंपॉर्टेंट जो आयरलैंड से है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन में जो पूछा जाता है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी।
इसका मीनिंग क्या है पहले वो हम समझें। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, डायरेक्टिव मतलब डायरेक्शंस, डायरेक्शंस हैं, उनका प्रिंसिपल है किसके लिए? स्टेट पॉलिसी। यानी जब भी स्टेट कोई पॉलिसी बनाए वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे, वो इन प्रिंसिपल्स को फॉलो करे। मतलब सरकार, स्टेट का मतलब है गवर्नमेंट, उसका हम डेफिनेशन आगे पढ़ेंगे। तो स्टेट जब भी कोई लॉ बनाए, कोई पॉलिसी तैयार करे, तो वो ट्राई करे कि जो हमने प्रिंसिपल्स दिए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में वो उनको फॉलो करें। तो हम पार्ट 4 पढ़ेंगे आगे। कौन सा पार्ट? पार्ट 4। उसमें मिलेंगे, इन्हें शॉर्ट में बोलते हैं डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, यानी संविधान में नीति निदेशक तत्व। तो गवर्नमेंट को ये डायरेक्शंस दी गई हैं कि जब भी वो कोई लॉ बनाए, कोई पॉलिसी तैयार करे, तो वो इनको इग्नोर ना करे, इनको उसमें इंसर्ट करने का ट्राई करें। तो ये कितना ट्राई करता है कितना नहीं करता है वो हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। अब हमने जो फंडामेंटल राइट पढ़ा, मौलिक अधिकार, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से पार्ट में है? पार्ट 3 में। तो पार्ट 3 कहां से लिया हमने? यूएसए। और पार्ट 4 हमने कहां से लिया है कंसेप्ट? आयरलैंड। ये याद रखने, दोनों इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट चीज, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। मतलब प्रेसिडेंट का जब इलेक्शन होता है तो उसके लिए एक इलेक्टोरल तैयार होता है। इलेक्टोरल का मतलब है उसमें जो जो मेंबर वोट डाल सके उसे बोलेंगे इलेक्टोरल। तो मतलब प्रेसिडेंट के इलेक्शन में कौन कौन वोट दे सकता है उसे हम क्या बोलेंगे? इलेक्टोरल कॉलेज। तो ये कंसेप्ट भी कहां से लिया है हमने? आयरलैंड से। तो प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, ये सारे कंसेप्ट हम कहां से ले रहे हैं? यूएसए से ले रहे हैं। लेकिन उसके लिए इलेक्टोरल का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से। तो हम प्रेसिडेंट जब पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि कौन उसमें पार्टिसिपेट करता है और कौन पार्टिसिपेट नहीं कर पाता है। देन नॉमिनेशन टू राज्यसभा बाय प्रेसिडेंट फॉर 12 मेंबर्स। देखिए, हमारी जो पार्लियामेंट है उस पार्लियामेंट में 2 हाउस पढ़े हैं हमने, लोकसभा एंड राज्यसभा। राज्यसभा में प्रेसिडेंट 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं, 12 मेंबर नॉमिनेट कर सकते हैं। मतलब विदाउट इलेक्शन, कोई इलेक्शन नहीं होगा, प्रेसिडेंट इनको सीधा नॉमिनेट कर देंगे, जैसे सचिन तेंदुलकर को कर दिया है। तो ये होना चाहिए लिटरेचर यानी साहित्य की तरफ से, है ना, सोशल सामाजिक तरीके पर्सन से, तो स्पोर्ट्स खेल जगत से, तो उन लोगों को डायरेक्ट नॉमिनेट कर सकते हैं प्रेसिडेंट। इसका कंसेप्ट क्यों लिया गया था वो समझे कि हमने राज्यसभा को क्या बनाया है? सीनियर हाउस। मतलब यहां एज्ड रिप्रेजेंटेटिव होने चाहिए जो चीजों को समझ सकें। अब हो सकता है कि जो बहुत अच्छे लोग हैं, जो हाईली क्वालिफाइड लोग हैं, उनको रिप्रेजेंटेशन यहां ना मिल पाए, वो यहां इलेक्ट ना हो पाए, तो उन्हें डायरेक्ट पैरासूट एंट्री दे दी गई है। इसी तरह से लोकसभा में प्रेसिडेंट 2 मेंबर को नॉमिनेट कर सकते थे जो एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से हों, एंग्लो इंडियन समुदाय से हों। लेकिन ये खत्म कर दिया गया है। आगे हम पढ़ेंगे कि किस अमेंडमेंट से खत्म कर दिया गया है। तो अभी अगर हम करंट बात करें तो करंट में प्रेसिडेंट सिर्फ राज्यसभा में 12 पर्सन को नॉमिनेट कर सकते हैं। और वो नॉमिनेशन का जो कंसेप्ट है वो कहां से लिया है हमने? आयरलैंड से लिया गया। चीजें समझ में आई? डीपीएसपी, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व, जो किसमें? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4 में। और उनका कंसेप्ट हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया है। सेकंड, इलेक्टोरल कॉलेज फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट। राष्ट्रपति के चुनाव के लिए इलेक्टोरल कॉलेज जो तैयार होगा उसमें कौन मेंबर रहेगा कौन नहीं रहेगा, वो कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया गया है। और साथ के साथ ही नॉमिनेशन, 12 मेंबर का जो नॉमिनेशन है वो भी हमने कहां से लिया है? आयरलैंड से लिया गया है। देन नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। प्रियम्बल, प्रियम्बल का हम क्या बोलते हैं? प्रस्तावना। जैसे हमारी बुक में प्रीफेस वर्ड लिखा होता है,
तो जैसे वर्ड बुक में हमारी में प्रीफेस होता है, ऐसे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, प्रीएम्बल। तो जो प्रीएम्बल है वो कौन सी है, हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं, कहां से ड्राइव्ड है, कहां से व्युत्पन्न है। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पढ़ा था हमने, उद्देश्य प्रस्ताव, जिसे जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1947 या 6 या 45, 46। तो फिर पढ़ नहीं रहे हो घर पर, उनको रिकॉल नहीं कर रहे हो, कल की तो बात है ये। 1946 13 दिसंबर को, और जिसे अप्रूव किया था कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने 22 जनवरी 1947 में, जिसमें आर्टिकल 8 थे। और मैंने बताया कि इसे कुछ अमेंडमेंट के बाद क्या बना दिया गया था, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रीएम्बल बना दिया गया था। उस प्रीएम्बल की लैंग्वेज क्या रहे, वो लैंग्वेज का कंसेप्ट हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। ठीक है, प्रीएम्बल हम पढ़ेंगे तो उसकी लैंग्वेज आप देखिएगा, तो वो कंसेप्ट कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। प्रोविजंस ऑफ कनकरेंट लिस्ट, कनकरेंट लिस्ट कौन सी है, याद है कुछ ये लिस्ट, समवर्ती सूची। हमने शेड्यूल 7 पढ़ी थी, शेड्यूल 7 में कॉन्करेंट लिस्ट पढ़ी थी, समवर्ती सूची। तो समवर्ती सूची रहनी चाहिए जिस पर स्टेट भी लॉ बना सके और सेंटर भी लॉ बना सके। वो कंसेप्ट भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। देन ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट, हमारी पार्लियामेंट में कितने हाउस हैं, कितने सदन हैं, दो हैं। दो कौन कौन से हैं, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा के हाउस सेपरेट सेपरेट बैठते हैं, सेपरेट सेपरेट लॉ बनाते हैं। वो कौन सी कंडीशंस हैं जब उनकी ज्वाइंट सिटिंग होगी, वो एक साथ बैठेंगे। तो उनकी ज्वाइंट सिटिंग होती है आर्टिकल 108, अनुच्छेद 108, श्री श्री 108 श्री, सुना है ना। तो श्री श्री बाबा सो एंड सो 108, तो वही 108, मतलब दोनों एक साथ बैठेंगे। याद रह जाएगा ना, भगवान के भजन होते हैं तो सभी एक साथ बैठते हैं ना, तो वही श्री श्री 108 याद रखना है कि मतलब दोनों ही सदन एक साथ बैठे तो कौन सा अनुच्छेद होगा, 108 आर्टिकल यूज होगा। तो मतलब ज्वाइंट सिटिंग की क्या कंडीशन रहेंगी वो हम आगे पढ़ेंगे जब हम पार्लियामेंट पढ़ेंगे तब। तो ये पार्ट भी हमने कहां से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से। तो ऑस्ट्रेलिया से तीन चीज कौन सी हो गई, पहला प्रियम्बल नहीं ली हमने वहां से, प्रियम्बल की लैंग्वेज ली है। प्रियम्बल ड्राइव्ड है कौन से, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन, उद्देश्य प्रस्ताव, जो जवाहरलाल नेहरू ने इंट्रोड्यूस किया था 13 दिसंबर 1946, उससे ड्राइव्ड है। लेकिन लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या रहेगा, वो कंसेप्ट हमने लिया है ऑस्ट्रेलिया से। सेकंड, प्रोविजन ऑफ कॉन्करेंट लिस्ट, यानी कॉन्करेंट लिस्ट होनी चाहिए जिस पर दोनों लॉ बना सकें, स्टेट और यूनियन, वो कंसेप्ट भी ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। और उसके अलावा ज्वाइंट सिटिंग 108, वो भी कहां से लिया है हमने, ऑस्ट्रेलिया से लिया है। तो पहले हम ये दोनों लिख लें, लिखें, आयरलैंड, टाइम हो चला है आपका। फर्स्ट पॉइंट लिखें, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स टू द स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा पार्ट 4, राज्य के नीति निदेशक तत्व, ब्रैकेट में भाग 4। क्लियर है। तो करंट में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कौन सा पार्ट है, ये पार्ट 4 है। नेक्स्ट, इलेक्टोरल कॉलेज सिस्टम फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचक मंडल, देन नेक्स्ट, नॉमिनेशंस टू द राज्यसभा बाय द प्रेसिडेंट फॉर 12 मेंबर्स, हिंदी में लिखिए 12 सदस्यों का राज्यसभा में, या 12 सदस्यों को
राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किया जाना। अब देखिए, जो भी पीजीए हमें आगे मिलेंगी उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में याद करना है, अदरवाइज एक साथ याद नहीं हो पाएंगी। हमने अभी यहाँ याद कर लिया है कि राज्यसभा में कितना नॉमिनेशन होता है, 12 लोगों का नाम। नेक्स्ट, ऑस्ट्रेलिया। लैंग्वेज ऑफ द प्रियम्बल, प्रस्तावना की भाषा। प्रस्तावना की भाषा। देख लिया पहला पॉइंट आपने। देन प्रोविजंस ऑफ द कनकरेंट लिस्ट, समवर्ती सूची का प्रावधान। समवर्ती सूची का प्रावधान। देन ज्वाइंट सिटिंग, ब्रैकेट में लिख लीजिएगा आर्टिकल 108। पहले इंग्लिश में लिख लेते हैं, ज्वाइंट सिटिंग ब्रैकेट आर्टिकल 108 ऑफ द टू हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, या टू की जगह आप बोथ भी लिख सकते हैं क्योंकि दो ही हाउस हैं। हिंदी में लिखिए, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक। ब्रैकेट अनुच्छेद 108। अब देखिए, अभी तक कॉन्स्टिट्यूशन है बड़ा स्मूथ चल रहा है, स्मूथ चल रहा है। अब नेक्स्ट आगे चल चल करके कंडीशंस आना स्टार्ट हो जाएंगी और कंडीशंस पर क्वेश्चन चेंज करने लगेंगे। जैसे ज्वाइंट सिटिंग हम पढ़ेंगे तो उसकी कंडीशंस हैं, कब ये होगा, ज्वाइंट सेशन हो सकता है, कब ज्वाइंट सेशन नहीं हो सकता है। ज्वाइंट सेशन होगा तो वो चेयर्ड बाय समवन, किसके द्वारा उसका अध्यक्षता की जाएगी, वो कंडीशंस आना शुरू हो जाएंगी। प्रेसिडेंट के इलेक्टोरल आएगा तो कंडीशंस स्टार्ट हो जाएंगी कि कौन उसमें पार्टिसिपेट कर सकता है, कौन पार्टिसिपेट नहीं कर सकता है। जो कर सकता है वो क्यों कर सकता है, जो नहीं कर सकता है वो क्यों नहीं कर सकता है। राज्यसभा क्यों जरूरी है और राज्य में लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद क्यों जरूरी नहीं है। तो वो सारी कंडीशन आना शुरू हो जाएंगे, जहां कंडीशन आ गई वहीं पर क्वेश्चन जनरेट होता है। ठीक है, तो आज की क्लास में इतना ही। ओके, थैंक यू एवरीबॉडी।